हर ना दोस्तों, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट होता है या आपकी लाइफ में खुद आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या डॉक्टर आपके पास जाता हो। बहरहाल डॉक्टर क्या करता है, आपको अपनी बीमारी के मुताबिक दवाई लिख के देता है। जिस दवाई को आप जाते हो किसी न किसी मेडिकल स्टोर से है ना, उसको परचेज करते हो और परचेज करने के बाद आपको ये एक्यूरेशन नहीं मिलती कि ये दवाई के हेडेक के लिए, ये दवाई क्या फीवर के लिए या पेट दर्द के लिए है, या ये किसी एक जख्म के लिए है। कभी ये एक्यूरेशन आपको उस पैकेट पे लिखी हुई नहीं नजर आती। यानी कि जो आप दवाई लेते हो, क्या उस पे एक्यूरेट ये लिखा होता है ये पैराडोल दवा जो आप इस्तेमाल करने वाले हो और ये दवा आपको हेडेक से बचाएगी, ये दवा आपकी हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए है, फेवर के ट्रीटमेंट के लिए है, ये कभी नहीं लिखा होता। क्या इसके पीछे डार्कनेस है? सवाल तो यही है कि क्या इसके पीछे एक मेडिकल रीजन है, क्या ये एक बड़ा बिजनेस है या कुछ और डार्कनेस है? इस वीडियो में आपको मिलेगा वो सारा सच। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा विदाउट एनी स्किप तो मैं आपके बाद आपका धन्यवाद करूंगा अभी से। तो वीडियो को पूरा देखिए और वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। नाम तो सुना ही होगा, राहुल नेपाल, आरजे, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्री और मोर थिंग्स। As usual, for an industry under intense scrutiny, at least for now. This is Wilshire Labs, a pharmaceutical manufacturing company based in Lahore. It produces its own brand of generic heart medicines at the center of a tainted drug scandal, which has left several dozen people dead, many others ill. None of the products made in this, which accounts for 60% of the domestic market. मान लो आपने एक दवा खरीद ली है। अब दवा खरीदने के बाद जब आप उस पैकेट को चेक करते हो तो उसके ऊपर आपको दवाई का नाम लिखा होता है, पैरासिटामोल, पैनाडोल, एंटीबायोटिक या कोई एलर्जेटिक नेम लिखा होता है। बट आपको उससे इजीली मालूम नहीं पड़ता कि ये दवा किस चीज की है। यानी उस पर लिखा होता है कि एलर्जेटिक, यानी कि किसी न किसी ऐसे रिएक्शन के लिए ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। बट सिंपली कॉमन लोगों को समझने के लिए उसमें ये कभी नहीं लिखा होता कि ये दवा बुखार की है या ये दवा हेडेक की है। तो इसके पीछे वजह यही है कि मेडिकल की एक लैंग्वेज होती है जो हर डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल इंडस्ट्री तक वही लैंग्वेज चलती है। बट आम जनता जो कॉमन है, जो इंडस्ट्री को नहीं जान पाती, जो डॉक्टरी की फील्ड में नहीं है, यानी कि मेडिकल फील्ड में नहीं है, उससे किस तरह मालूम हो सकता है कि ये दवाई किस चीज के लिए है? क्योंकि वो तो मेडिकल लैंग्वेज समझ नहीं पाती। और इसका जवाब है कि मेडिकल इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है जिसमें दुनिया भर के फिजिस्ट और साइंटिस्ट जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं वो एक ऐसी चीज को फॉलो करते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। फिर क्यों ना वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, जो सारे एक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और उस लैंग्वेज पे ही अपनी प्रैक्टिस सकते हैं। और हर एक मेडिकल प्रोडक्ट का नाम उसी लैंग्वेज के मुताबिक रखा जाता है जो सिर्फ इजीली मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और फिजिशियन को ही मालूम होता है, ना कि किसी आम लोगों को। और यही कंफ्यूजन रहती है हर एक बंदे के जहन में कि हम किस तरह समझ पाए कि ये दवाई किस काम की है। और हम सिर्फ एक ऐसे बंदे हैं जो डॉक्टर की हिदायत या डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही चलना पड़ता है। अपने एडवाइस पे हम चल ही नहीं पाते क्योंकि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ये दवाई किस चीज़ के लिए है, इस दवाई का क्या काम है। और इसी तरह हम हमेशा डॉक्टर के कायल रहते हैं। छोटे छोटे मसले के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। और यही मेडिकल इंडस्ट्री ने हमें कायल बनाया है। ये मेडिकल इंडस्ट्री ही एक वजह है जिसके पीछे हम आज पल पल डॉक्टर की ही हिदायत के मुताबिक अपने काम करते हैं, कभी अपनी नॉलेज के मुताबिक हम नहीं कर पाते। मान लो आप क्यों ना भले इंजीनियर हो, आप सबसे बड़े यूट्यूबर हो, आप सबसे बड़े रिचेस्ट बंदे हो, बट आपको भी ये चीज कभी मालूम नहीं होगी कि ये दवाई किस चीज के लिए है। मान लो एलोन मस्क एक इंजीनियरिंग फील्ड में होता है और वो आज दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन तो है। और उसी तरह से आप क्या ये दवाई एलन मस्क को जाके दिखाओगे और पूछोगे उनसे कि सर ये दवाई किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या वो आपको एक्यूरेट बता पाएंगे कि ये दवाई या ये टैबलेट आप बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता बगैर मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल फील्ड से बाहर वाला। यानी कि जो बंदा मेडिकल ही फील्ड में है वो ही आपको ये चीज बता सकता है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ऐसे साइंटिफिक, मेडिकल के रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड नाम्स पढ़े हैं जिसकी वजह से मुझे कुछ चीजों के नाम याद हैं। तो इसी तरह मैंने समझा कि किस तरह से ये लैंग्वेज चलती है। जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, जो कि मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उन्हें जस्ट ट्रेड और ब्रांड नेम ही मालूम होता है। वो जेनरिक या केमिकल नेम से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम और केमिकल नेम में क्या डिफरेंस है। बहरहाल एक चीज तो सिंपल है कि कॉमन बंदा इस चीज को जब तक नहीं समझ सकता जब तक वो कॉमन से होकर एक स्पेशल होगा, यानी कि मेडिकल फील्ड में अपना कदम रखेगा। बट एक और बड़ी चीज निकलती है और वो ये है कि इट इज अ ब्रांड बिजनेस। जी हाँ, मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए एक सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। वो किस तरह से, याद रखो, जब आप कोई दवाई लेते हो जिसपे तो कोई नाम
ऐसा नहीं लिखा होता है जो आपको ये मालूम करवा सके कि ये दवाई, आप कॉमन बंदे हो समझ जाओगे कि ये दवाई बुखार के लिए है। आप उस दवाई को लेके जाओगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से पूछोगे आपके सर ये दवाई किस लिए, हमें आया है बुखार और हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये नहीं, मैं आपको ये दवाई लिख के देता हूँ। समझे, बिजनेस समझ में आ रहा है। और नई दवाई लिख के दी, आपने वो दवाई ले ली, 2 महीने 1 महीने या 2 महीने आपकी ये दवा पड़ी रही, फिर आप डॉक्टर के पास दूसरी बार आप जाते हो छोटे छोटे मसले लेके, डॉक्टर आपको नई दवाई देता है। और ना सिर्फ आप एक बंदे हो, ऐसे करोड़ों बंदे और करोड़ों घर हैं जहाँ पे डॉक्टर्स अपना बिजनेस बना के बैठे हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो मेडिकल स्टोर्स जहाँ पे डॉक्टर की लिखी हुई दवाई जो आप तक पहुंचती है पर उसका पैसे आप अदा करती हो। और यही दवाई आपको कहाँ से मिलती है, ये आपको कंट्री लेवल से आती है। ये दवाई आपको मेडिकल इंडस्ट्री को बना के देती है। यानी कि बात की जाए तो एक सिंपल सीधा साधा बिजनेस है। ये मैं नहीं कहता कि बिजनेस करना बुरी बात है, बट कभी कभार बिजनेस में आप बेईमानी करते हो, ये बहुत ही बुरी बात है। आपको पता है कि ये मोस्टली, मान लो आपके पास एक दवाई पड़ी है, मैंने अभी आपको जो टेबलेट शो की, इस टेबलेट के जरिए आप ये कह सकते हो कि ये टेबलेट अगर आपने बनाई है तो आप ये तो कह सकते हो ना तो ये हेडेक और फेवर दोनों के लिए यूज हो सकती है या हेडेक के लिए यूज हो सकती है। तो आपको चाहिए कि उसमें आप एक्यूरेशन में 2 से 3 नाम लिख लें, यानी कि आप इस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई एक नाम लिख लीजिए ताकि हम उसी चीज को एक किसी फेवर के लिए या पेट दर्द के लिए इस्तेमाल कर पाए। बट नहीं, कुछ ऐसा नहीं लिखा होता, सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा होता है जो डॉक्टर लिख के देता है, तो उसके लिए इजी होता है कि भाई ये इस चीज की दवा है। बाकी बिजनेस इज बिजनेस इज बिजनेस 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 और बेईमानी वाला बिजनेस चलता रहेगा। चलो जी, आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या मेडिकल लैंग्वेज यूज करना गलत है? तो भाई बिल्कुल 100% ये गलत नहीं है, ये होना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में डॉक्टर्स है होते हैं जिनको किसी ना किसी जरिए ये चीज मालूम होनी चाहिए। क्यों ना एक सिंपल लैंग्वेज यूज करी जाए जो एक पूरी फील्ड को चलाई बैठी हो। तो ऐसे साइंटिफिक लैंग्वेज कोई गलत बात नहीं है कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में या अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स का कम्युनिकेशन किस तरह हो। तो वही लैंग्वेज एक ऐसा थ्रू है जिसके जरिए सारे डॉक्टर एक किसी चीज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मान लो उर्दू में लिखा हुआ है, अगर यही चीज बिजनेस के तौर पे जानी चाहिए किसी अदर कंट्री में, बांग्लादेश में जाती है, अगर बंगाली को उर्दू नहीं आती, बंगाली बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हो, अब वो उर्दू में लिखा वो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें उर्दू समझ में नहीं आती, उसमें ट्रांसलेट करना नहीं आता, तो वो किस तरह उस चीज को यूज करेंगे? तो हाँ, वहाँ के डॉक्टर उनको बताएंगे कि जी हाँ ये इस किस्म की दवा है, आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह अगर हमारी कंट्री में या आपकी कंट्री में भी होना चाहिए कि डॉक्टर आपको हर दफा रिजल्ट की तरह इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि आपको सोल्यूशन भी दे कि ये दवाई आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हो सकते हैं कुछ ये। मेडिकल इंडस्ट्री को चाहिए कि आप अगर साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हो तो कोई मसला नहीं, पर जिस कंट्री में आप अपनी दवाई या प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो आपको चाहिए कि उस पे उसी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज में भी कोई नाम लिख देना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा कोई डिजीज का सिम्टम आप उस पे प्रिंट कर दें। यानी यहाँ तो उस दवाई के ऊपर उसी बीमारी का सिम्टम पेस्ट कर दें, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप सिंप्लीफाई करें ताकि ऑडियंस समझ पाए और ऑडियंस उसको करेक्टली एज अ फैक्चुअल इस्तेमाल कर पाए। और उसके बाद अगर आप खुद की बात आती है तो आपको अपने ही एनवायरमेंट में या आपके कंट्री के जो सिस्टम है एजुकेशन, उनको चाहिए कि आपको इस चीज की एजुकेशन दी जाए ताकि आप समझ सकें सिंपली चीजों को। तो दोस्तों डॉक्टर से पूछना गलत नहीं होगा, बट अगर आप किसी दवाई को है ना जानना चाहते हो कि ये दवाई किस लिए है, तो आपको सिंपली है ना स्कैन करना है गूगल पे, और वहां पे आप पूरी डिटेल ले सकते हो उस दवाई की गूगल के थ्रू या को-पायलट के थ्रू या चैट जीपीटी के थ्रू, जो चैट जीपीटी एडिटर की लाइफ चेंज कर दी है, उन उसके थ्रू भी आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो दोस्तों अगली बार है ना कभी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले ना उस दवाई का नाम पढ़ लेना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है उनकी लैंग्वेज, क्योंकि इतने जल्दी तो कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करेगा या लैंग्वेज को नहीं ऐड करेगा या किसी सिस्टम को ऐड नहीं करेगा, पर आप अगर समझना चाहते हो किसी दवाई को, तो आपको चाहिए कि उस चीज को स्कैन करके या उसका नाम लिख के आपको चैट जीपीटी या गूगल पे जाके उसकी तस्वीरें दिखा के और उसके बारे में डिटेल हासिल कर लेनी चाहिए। ये एक इजी वे है, एआई का दौर है, आप इतने तो टेक्निकल बनो ताकि आप अपने फैमिली रिलेटेड इशू को तो सॉल्व कर पाओ। और चैट जीपीटी या एआई से रिलेटेड कोई भी ऐसा चैट का ऑप्शन जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। चैट जीपीटी के बारे में मैं बताता चलूं कि चैट जीपीटी एक ऐसा चीज है, एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया ओपिनियन माइंडसेट है जिसपे आप ढेरों सारे काम कर सकते हो और उससे आप अर्निंग तक भी कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात, लाइफ में आपका माँ बाप है ना,
वो आपको जैसी एडवाइस नहीं दे सकता। इससे अच्छी एडवाइस आपको मिलने वाली है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी आपको ऐसी अच्छी सलाह देंगे जिस पे आप है ना बहुत आगे ग्रो कर सकते हो। तो मेन जो हमारा फोकस था वो मेडिकल इंडस्ट्री से अपील और आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने पे था, ताकि एक ऐसा अवेयर बने और उस बिजनेस से हटके अपनी लाइफ को सेटल करें। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अगर अच्छा लगा तो भाई देखो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अपना नाटक करने नहीं आया हूँ, मैं किसी चीज के बारे में आपको फैक्ट्स बताने आया हूँ और उसके अलावा आपको देने आया हूँ अवेयरनेस। आई थिंक जिस लोगों ने भी मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस आप जैसी ऑडियंस को। जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप जैसी ऑडियंस को कि आप जैसी ऑडियंस ही मेरे चैनल पे होनी चाहिए। हरे कृष्णा।